नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली सेट प्रैक्टिस। दोस्तों, आज हम लोग चलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की ओर। 1 और 2 सेट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये एडुटेरिया का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 है, जिसमें आपको टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। और बारी बारी से सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक देखें, क्योंकि बहुत ही बढ़िया प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 3 है, ठीक है दोस्तों। और इसमें आपको टोटल 100 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से 5 प्रश्न आपको गणित से आने वाले हैं और बाकी के 95 प्रश्न जीके जीएस से आपको मिलेंगे, करंट अफेयर्स, ठीक है दोस्तों। तो हम 5 प्रश्नों को छोड़ेंगे और बाकी के 95 प्रश्नों को देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें आपको 200 मार्क्स का रहेगा और समय 2 घंटा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे और सभी प्रश्नों को बारी बारी से देखेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए प्रश्न संख्या 1। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 26। तो दोस्तों, जो महिला प्रीमियर लीग हाल ही में हुआ है 2023 का पहला संस्करण, उसमें कितने मैच टोटल खेले गए हैं? तो ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों, यानी टोटल 22 मैच खेले गए हैं। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मणिपुर। तो दोस्तों, जो फरवरी 2023 में विधानसभा का चुनाव होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से उसे रोक दिया गया है, तो वो कौन सा राज्य होगा दोस्तों? यानी आपका ऑप्शन डी मणिपुर, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 15 फरवरी, ऑप्शन सी 23 मार्च, ऑप्शन डी 26 फरवरी। तो जो बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है दोस्तों, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों, यानी 15 फरवरी को। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो जो भारत का जो सबसे वो कौन सा राज्य होगा जो मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो वो राज्य है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2028। तो जो निसार का प्रक्षेपण किया जाएगा कब तक दोस्तों, यानी कि पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों, यानी 2024 में, यानी अगले साल, ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। श्री अन्न सम्मेलन यानी वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी हरियाणा। तो श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा।
चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मतुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी मणिपुर। तो जो मतुआ महामेला है उसका आयोजन किस राज्य में किया गया है हाल ही में? तो आपका जो सही उत्तर होगा वो है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, यानी कि मतुआ महामेला का आयोजन कहाँ किया गया है हाल ही में? पश्चिम बंगाल में। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 90। तो जो हाल ही में 17वें प्रवासी दिवस का आयोजन किया गया है उसमें कुल कितने देशों ने प्रवासी प्रतिनिधियों के रूप में भाग लिए? तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि टोटल 70 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 9वें प्रश्न की ओर। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन ए द सेम, ऑप्शन बी नाटू नाटू, ऑप्शन सी ऑन द वे, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों जो हाल ही में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत को अवार्ड से चुना गया है वो कौन सा है? तो ऑप्शन बी नाटू नाटू। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। तो मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? यानी ऑप्शन डी अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में किस से विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो आइए ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन है। ऑप्शन ए शिवा चौहान, ऑप्शन बी वंदना राठी, ऑप्शन सी मोहन ठाकुर, ऑप्शन डी पंकज घोष। तो दोस्तों वो कौन थे जिनको विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? वे हैं शिवा चौहान। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए जोनाथन क्रिस्टी, ऑप्शन बी लियो कर्नाडो, ऑप्शन सी फेंग याझी, ऑप्शन डी यूकी फुकीशिम्बा। तो दोस्तों इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए जोनाथन क्रिस्टी ने। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय है। ऑप्शन ए डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, ऑप्शन बी महिलाओं का अधिकार सर्वोच्च प्राथमिकता, ऑप्शन सी अमृतकाल में महिलाओं का योगदान, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है? ऑप्शन ए डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है किससे? ऑप्शन ए भगवान शिव से, ऑप्शन बी भगवान विष्णु से, ऑप्शन सी भगवान श्री कृष्ण से, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों स्टैचू ऑफ बिलीफ किस प्रतिमा से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन ए भगवान शिव से। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर।
क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों ये हो चुका है, ठीक है दोस्तों। यानी आइए ऑप्शन को देखते हैं कहाँ पर हुआ है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है दोस्तों। यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी सिकंदराबाद, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो दोस्तों इसमें वो कौन सा शहर होगा जो सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है? ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, अहमदाबाद। यानी अहमदाबाद को ही सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है, यानी डी आपका सही उत्तर। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए इंडिगो, ऑप्शन बी विस्तारा, ऑप्शन सी स्पाइस जेट, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन बी विस्तारा को, ठीक है दोस्तों। यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। अंडर 90 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो दोस्तों अंडर 90 जो वर्ल्ड कप है उसकी मेजबानी 2024 में कौन सा देश करेगा? तो वो है 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए श्रीलंका, ठीक है दोस्तों। कौन करेगा? श्रीलंका। यानी 2024 का अंडर 90 वर्ल्ड कप का मेजबानी श्रीलंका करने वाला है, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए 121, ऑप्शन बी 126, ऑप्शन सी 135, ऑप्शन डी 136। तो दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जो जारी हुआ है उसमें भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों 126। यानी 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों 126 है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए असगर वजाहत, ऑप्शन बी ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन सी विनोद कुमार, ऑप्शन डी मोहन सिंह। तो 32वें व्यास सम्मान 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया दोस्तों? तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ज्ञान चतुर्वेदी जी को, ठीक है दोस्तों। यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। पाक जलडमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए सपन्ना रमेश सिलार, ऑप्शन बी साजन प्रकाश, ऑप्शन सी दिवेश गांगुली, ऑप्शन डी रवि कुमार। तो दोस्तों जो पाक जलडमरू मध्य है वो भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ता है, उसको तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं दोस्तों? तो वो है ऑप्शन ए सपन्ना रमेश सिलार, ठीक है दोस्तों। यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न ये रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए आईएनएस ध्रुव, ऑप्शन बी आईएनएस अरिहंत, ऑप्शन सी आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन डी आईएनएस द्रोणाचार्य। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनमें से कौन सा होगा जो प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आईएनएस द्रोणाचार्य को, ठीक है दोस्तों। यानी आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आप चलिए दोस्तों हम चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? ऑप्शन ए जयपुर में,
ऑप्शन बी रांची में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी नोएडा में। तो दोस्तों इनमें से आपको उस शहर का नाम बताना है जिसमें भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। वो है दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, यानी जयपुर में भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन डी अमित शाह। तो जो मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में जो किया गया है वो किनके द्वारा दोस्तों? तो ऑप्शन ए माननीय श्री नितिन गडकरी द्वारा। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में इल्ला भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए समाज सेवा, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी कला। तो जो हाल ही में इल्ला भट्ट का निधन हो गया है उनका संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? ऑप्शन ए समाज सेवा। ठीक है दोस्तों, वो क्या है? समाज सेवा, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 26 नंबर प्रश्न की ओर। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है? ऑप्शन ए गंगा बेसिन, ऑप्शन बी नर्मदा बेसिन, ऑप्शन सी गोदावरी बेसिन, ऑप्शन डी महानदी बेसिन। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है दोस्तों इनमें से? यानी 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोदावरी बेसिन। ठीक है दोस्तों, यानी यह दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है? ऑप्शन ए खैबर दर्रा, ऑप्शन बी जोजिला दर्रा, ऑप्शन सी नाथुला दर्रा, ऑप्शन डी रोहतांग दर्रा। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है दोस्तों? 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नाथुला दर्रा, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। केसर मिश्रण है ऑप्शन ए बीज एवं कलियों का, ऑप्शन बी पत्ती एवं तनों का, ऑप्शन सी बीज एवं जड़ों का, ऑप्शन डी फूल एवं बीजों का। तो केसर किसका मिश्रण है दोस्तों? 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, यानी बीज एवं कलियों का मिश्रण है केसर। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। मिकिर की पहाड़ी स्थित है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मेघालय में। तो दोस्तों मिकिर की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए यानी असम राज्य में। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1976 में। यानी चिपको आंदोलन का शुरुआत कब किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन बी 1970 में। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? ऑप्शन ए वन रोपण, ऑप्शन बी वन्य जीव सुरक्षा, ऑप्शन सी जल प्रबंधन, ऑप्शन डी औद्योगिक प्रबंधन। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? तो दोस्तों 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी औद्योगिक प्रबंधन से। ठीक है दोस्तों, जो पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है, यानी आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं
32 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी हंगरी, ऑप्शन सी रोमानिया, ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों। तो कौन सा देश होगा दोस्तों जो स्थल रुद्ध है? तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी हंगरी। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्टैम्प, ऑप्शन बी कोपेन, ऑप्शन सी थॉर्न टवेट, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किनका है दोस्तों? यानी 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी थॉर्न टवेट का। ठीक है दोस्तों, यानी आपका सी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए 1861 में, ऑप्शन बी 1892 में, ऑप्शन सी 1909 में, ऑप्शन डी 1919 में। तो दोस्तों आप बताइए कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष से आरंभ की गई थी दोस्तों? तो 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1892 ईस्वी से भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई थी, यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? ऑप्शन ए इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन सी तृतीय मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी सालाबाई की संधि। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा संधि इन चारों में से होगा जो सबसे पहले घटित हुई। तो 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इलाहाबाद की संधि। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों आप बताइए कि इनमें से वो कौन थे जो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किए थे? तो 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, देश नायक इनको सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने बोले थे। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथियो, ऑप्शन बी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? यानी कि 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड वेवेल। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया? ऑप्शन ए लाहौर में, ऑप्शन बी अमृतसर में, ऑप्शन सी कराची में, ऑप्शन डी कोलकाता में। तो मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ दोस्तों मनाया गया है इनमें से? तो 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, यानी सर्वप्रथम कोलकाता में ही प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप बताइए कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की इनमें से? तो दोस्तों 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बलबन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अमीर हसन, ऑप्शन सी फैजी, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि जो फारसी का प्रथम कवि था, ठीक है दोस्तों, तथा जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया, ठीक है दोस्तों, तो इनमें से वो कौन थे दोस्तों? तो 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अमीर खुसरो, ठीक है दोस्तों, यानी डी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सही सुमिलित है? ऑप्शन ए चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में, ऑप्शन बी तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में, ऑप्शन सी तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसमें आपको ये बताना है कि वो कौन सा युद्ध है जो सही ईस्वी में हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि सभी दोस्तों ये तीनों के तीनों सही है, ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? ऑप्शन ए जौना खा, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी इब्राहिम शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जौनपुर जो शहर है उसकी स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी दोस्तों? तो 42 नंबर प्रश्न की सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए नर्मदा घाटी में, ऑप्शन बी गंगा घाटी में, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़िया में, ऑप्शन डी सोन घाटी में। तो दोस्तों भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिलता है दोस्तों? तो 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नर्मदा घाटी में, ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर। सैंघो सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो जो सैंघो सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी उदाइन, ऑप्शन डी बिम्बिसार। ये देखिए दोस्तों ये प्रश्न बिहार पुलिस में भी आया था जो कैंसिल हो गया, 1 तारीख को था, ठीक है दोस्तों, उसमें भी ये प्रश्न दिया था, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी उदयन, ठीक है दोस्तों, जो पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया, यानी 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 46 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1946 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1949 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। तो जो भारतीय संविधान है उसको संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया दोस्तों? तो 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ऑप्शन सी जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से आपको वो बताना है कि जो समवर्ती सूची का है, ठीक है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से वो कौन सा होगा? तो 47 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी
जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। ठीक है दोस्तों, जो समवर्ती सूची का है विषय है। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी उद्देशिका, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान की आत्मा कहलाता है। तो कौन सा दोस्तों, यानी 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उद्देशिका। ठीक है दोस्तों, यानी उद्देशिका को ही भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 49 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 268, ऑप्शन बी अनुच्छेद 276, ऑप्शन सी अनुच्छेद 185, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है दोस्तों जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम 50 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन सी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन डी याचिका समिति। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है जो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है वो कौन सी दोस्तों। तो 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्राक्कलन समिति, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 51 नंबर प्रश्न की ओर। 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2026, ऑप्शन डी 2027। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा 51 नंबर प्रश्न का वो होगा ऑप्शन सी 2026, यानी संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने के अधिकार हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद को। तो दोस्तों संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किनके पास है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास, यानी राष्ट्रपति को। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्य सचिव, ऑप्शन डी विधानसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है इनमें से? तो दोस्तों 53 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जो कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्य सरकार के, यानी राज्यपाल। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर। सतत विकास के लिए आवश्यक है ऑप्शन ए जैविक विविधता का संरक्षण, ऑप्शन बी प्रदूषण पर नियंत्रण, ऑप्शन सी निर्धनता को घटाना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सतत विकास के लिए इनमें से कौन सा आवश्यक है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। इसीलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर।
वर्षा की मात्रा निर्भर करती है? ऑप्शन ए हवा के दबाव पर, ऑप्शन बी वायुमंडल में नमी पर, ऑप्शन सी जल चक्र पर, ऑप्शन डी तापक्रम पर। तो दोस्तों वर्षा की मात्रा किन पर निर्भर करती है दोस्तों? तो ऑप्शन बी वायुमंडल में नमी पर। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की ओर। नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है? ऑप्शन ए संतुलन विकास के लिए, ऑप्शन बी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, ऑप्शन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए। तो दोस्तों नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है किन के लिए इनमें से? तो 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए, यानी संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, इसलिए आपका उपयुक्त सभी होगा। ठीक है दोस्तों, यानी उपयुक्त सभी के लिए ही यह हानिकारक है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो दोस्तों जो साइलेंट वैली परियोजना है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो 57 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि केरल राज्य से संबंधित है। अब चलिए दोस्तों 58 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? ऑप्शन ए गंगा का मैदान, ऑप्शन बी ट्रांस हिमालय, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी मध्य भारत। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, यानी 58 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 59 नंबर प्रश्न की ओर। ये देखिए 59 नंबर प्रश्न ये रहा, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए टेबल टेनिस से, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी वॉलीबॉल। तो दोस्तों इलेक्ट्रा गोल्ड कप है वो किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो इसमें 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए टेबल टेनिस है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रा गोल्ड कप टेबल टेनिस से संबंधित है, इसीलिए आपका ए उत्तर सही होगा। अब चलिए दोस्तों 60 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? दोस्तों ये रहा देशों का नाम, और इसमें आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो दोस्तों इनमें जो सार्क का सदस्य देश नहीं है वो कौन सा देश है? तो ऑप्शन सी यानी म्यांमार। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका सी उत्तर सही होगा। अब चलिए दोस्तों 61 नंबर प्रश्न की ओर। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए आइसोहेल, ऑप्शन बी आइसोथर्म, ऑप्शन सी आइसोबार, ऑप्शन डी आइसोहेलाइन। तो दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं? जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उस रेखा को हम लोग बोलेंगे आइसोहेल। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ये उत्तर सही होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 62 नंबर प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? ऑप्शन ए पंडवानी, नवारानी, डगला, ऑप्शन बी लाहो बंगला, ऑप्शन सी छपेली, महाथू, डांगी, ऑप्शन डी रासलीला, नौटंकी, कजरी। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है जो छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य हो। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए पंडवानी, नवारानी, डगला, यानी कि ए आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 63 नंबर प्रश्न की ओर।
अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 अप्रैल, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 21 सितंबर, ऑप्शन डी 11 दिसंबर। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ये सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 64 नंबर प्रश्न की ओर। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1953 में, ऑप्शन बी 1954 में, ऑप्शन सी 1956 में, ऑप्शन डी 1957 में। तो दोस्तों संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा सही उत्तर होगा 64 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए 1953 में। ठीक है दोस्तों, यानी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। अब चलिए दोस्तों 65 नंबर प्रश्न की ओर। असम राइफल्स का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी शिलोंग में। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि जो असम राइफल्स हैं उनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों 65 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शिलोंग में। ठीक है दोस्तों, यानी डी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 66 नंबर प्रश्न की ओर। एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी वोल्टेज, ऑप्शन डी ऊर्जा। तो दोस्तों एम्पियर सेकेंड जो है वो निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो ऑप्शन ए आवेश की। ठीक है दोस्तों, यानी आवेश की एसआई मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है, यानी आपका ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 67 नंबर प्रश्न की ओर। मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए अमाशय और आंते, ऑप्शन बी यकृत और पित्ताशय, ऑप्शन सी फेफड़ा और यकृत, ऑप्शन डी हृदय और मस्तिष्क। तो दोस्तों इसमें आपको ये बताना है कि मानव के वो कौन से शरीर हैं जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी हृदय और मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, हृदय और मस्तिष्क वो मानव शरीर के दो अंग है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 68 नंबर प्रश्न की ओर। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कारक किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी थॉमस एडिसन, ऑप्शन सी निकोला टेस्ला, ऑप्शन डी एल्बर्ट आइंस्टीन। तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कारक कौन से वैज्ञानिक हैं? तो 68 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी निकोला टेस्ला द्वारा। ठीक है दोस्तों, निकोला टेस्ला द्वारा ही प्रतिवर्ती धारा का आविष्कार किया गया, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 69 नंबर प्रश्न की ओर। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए आधी हो जाएगी, ऑप्शन बी दोगुनी हो जाएगी, ऑप्शन सी 1/4 हो जाएगी, ऑप्शन डी 4 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों 69 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी दोगुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगी? दोगुनी, यानी जब विभवांतर को हम स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर देते हैं तो उसके जो धारा पर प्रभाव पड़ेगा वो दोगुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी
नीला, ऑप्शन डी लाल। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा रंग होगा जिनका विचलन कोण सबसे कम होता है? तो दोस्तों 70 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, यानी कि लाल का जो विचलन कोण होता है वे सबसे कम होता है। अब चलिए दोस्तों 71 नंबर प्रश्न की ओर। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, प्रतिबिंब वास्तविक है। ऑप्शन बी, प्रतिबिंब छोटा है। ऑप्शन सी, प्रतिबिंब सीधा है। ऑप्शन डी, प्रतिबिंब पी और एफ के बीच निर्मित है। तो दोस्तों इनमें से जो हमारा गलत उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन ए गलत है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 72 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए, हाइड्रोमीटर। ऑप्शन बी, पनडुब्बी। ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर। ऑप्शन डी, ओडोमीटर। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा सिद्धांत है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो 72 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ओडोमीटर। ठीक है दोस्तों, ओडोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, यानी आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 73 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन ए, मक्खन का खट्टा होना। ऑप्शन बी, CO2 से सूखी बर्फ बनाना। ऑप्शन सी, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना। ऑप्शन डी, लौह का चुंबकीयकरण। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से वो कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो दोस्तों वो है हमारा 73 नंबर प्रश्न का सही उत्तर मक्खन का खट्टा होना। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 74 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? ऑप्शन ए, सोडियम सल्फेट। ऑप्शन बी, कपूर। ऑप्शन सी, नेफ्थलीन। ऑप्शन डी, अमोनियम क्लोराइड। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा है जो एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। तो वो है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, सोडियम सल्फेट। ठीक है दोस्तों, यानी ए आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 75 नंबर प्रश्न की ओर। किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? ऑप्शन ए 7। ऑप्शन बी 10। ऑप्शन सी 2। ऑप्शन डी 1। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इनकी संयोजकता क्या होगी जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो 75 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी 1, यानी कि इनकी संयोजकता क्या होगी? 1 होगी, इसीलिए डी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 76 नंबर प्रश्न की ओर। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए, सबल अम्ल। ऑप्शन बी, दुर्बल अम्ल। ऑप्शन सी, अनोक्सी अम्ल। ऑप्शन डी, तंतु अम्ल। तो दोस्तों इनमें से आपको वे अम्ल जिनके हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं दोस्तों अनोक्सी अम्ल। ठीक है दोस्तों, यानी आपका सी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 77 नंबर प्रश्न की ओर। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? ऑप्शन ए, लाल। ऑप्शन बी, नीला। ऑप्शन सी, गुलाबी। ऑप्शन डी, पीला गुलाबी। तो दोस्तों मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में रंग कैसा होता है इनमें से आपको बताना है। तो वो दोस्तों होगा पीला और गुलाबी, यानी कि 77 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, पीला और गुलाबी होगा मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को याद रखिएगा। अब चलते हैं 78 नंबर प्रश्न की ओर।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में कैसे होते हैं? ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उभयधर्मी, ऑप्शन डी अम्लीय। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं वे प्राकृतिक में दोस्तों कैसे होते हैं? उभयधर्मी। ठीक है दोस्तों, कैसे होते हैं? उभयधर्मी, यानी कि आपका सी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 79 नंबर प्रश्न की ओर। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? ऑप्शन ए कार्बन एवं हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन एवं सोडियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन एवं सोडियम, ऑप्शन डी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। तो दोस्तों इनमें से आपको तत्व का नाम बताना है जो मेंडलीफ ने इन तत्वों के साथ मिलकर जो यौगिक बना था उस पर ध्यान केंद्रित किया था। यानी 79 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। ठीक है दोस्तों, किन पर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर, इसलिए आपका डी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 80 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी आयोडीन। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा तत्व होगा जो आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो आइए दोस्तों देखते हैं इनमें से सही उत्तर को। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी फ्लोरीन। ठीक है दोस्तों, फ्लोरीन ही आवर्त सारणी के सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है दोस्तों, इस निम्नलिखित प्रश्न के अनुसार। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 81 नंबर प्रश्न की ओर। ग्राफीन क्या है? ऑप्शन ए कार्बन का अपरूप, ऑप्शन बी एक संक्रमित घाव, ऑप्शन सी लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी सोडियम का अपरूप। तो दोस्तों ग्राफीन एक है कार्बन का अपरूप। ठीक है दोस्तों, यानी ए आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 82 नंबर प्रश्न की ओर। यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? ऑप्शन ए खनिज लवणों का, ऑप्शन बी विलीन ऑक्सीजन का, ऑप्शन सी पराश्रयी परजीवों का, ऑप्शन डी विलीन नाइट्रेट का। तो दोस्तों यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप इनमें से किसका न्यूनीकरण होता है? तो वो है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी विलीन ऑक्सीजन का। ठीक है दोस्तों, यानी बी आपका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं 83 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा नहीं है? ऑप्शन ए प्रोथाइलस, ऑप्शन बी घटपर्णी, ऑप्शन सी वीनस फ्लाई ट्रैप, ऑप्शन डी सन ड्यू। तो दोस्तों इनमें से आपको एक पौधा का नाम बताना है जो एक कीट भक्षी पौधा नहीं है। तो दोस्तों 83 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रोथाइलस, जो कि एक कीटभक्षी पौधा नहीं है, प्रोथाइलस, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 84 नंबर प्रश्न की ओर। पहला वनस्पति विज्ञान किसे माना जाता है? ऑप्शन ए प्लिनी, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन डी आर्किमिडीज। तो दोस्तों पहला वनस्पति विज्ञान किसको मानते हैं हम लोग? तो 84 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी थियोफ्रेस्टस को। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 85 नंबर प्रश्न की ओर। एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन बी नियोमाइसिन, ऑप्शन सी पेनिसिलिन, ऑप्शन डी इरिथ्रोमाइसिन। तो दोस्तों एंटीबायोटिक जो होता है निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो वो है हमारा ऑप्शन सी पेनिसिलिन से। ठीक है दोस्तों, पेनिसिलिन कवक से ही एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है।
यानी सी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 86 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी मैले कहा ई ड्राइन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा 86 नंबर प्रश्न का वो है ऑप्शन सी साइटोकाइनिन। ठीक है दोस्तों, साइटोकाइनिन ही एक पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन से संबंधित है, यानी सी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 87 नंबर प्रश्न की ओर। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का खाली स्थान में विखंडन है। ऑप्शन ए पाइरूवेट, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी इथेनॉल, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का खाली स्थान में विखंडन है, इनमें से कौन सा दोस्तों? तो इनमें से होगा आपका पाइरूवेट। ठीक है दोस्तों, पाइरूवेट यानी पाइरूवेट ही श्वसन का पहला चरण है जो ग्लूकोज में विखंडन है, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 88 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए क्लाइडोफोरा, ऑप्शन बी देवदार, ऑप्शन सी मार्केसिया, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से आपको नाम बताना है वो कौन सा पौधा जो ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। तो 88 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मार्केसिया, यानी कि सी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 89 नंबर प्रश्न की ओर। उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? ऑप्शन ए अधिवृषण, ऑप्शन बी शुक्रवाहिका, ऑप्शन सी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन डी सवलनीय वाहिनी। तो दोस्तों 89 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शुक्रवाहिका। ठीक है दोस्तों, यानी बी आपका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं 90 नंबर प्रश्न की ओर। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? ऑप्शन ए आंखों को ढकना, ऑप्शन बी मस्तिष्क को छवियों का संदेश भेजना, ऑप्शन सी आंख की फोकस दूरी को बदलना, ऑप्शन डी चोट से आंखों की सुरक्षा करना। तो दोस्तों जो हमारे आंखों में लेंस होती है उसका क्या कार्य है? तो उसका कार्य है दोस्तों आंखों की फोकस दूरी को बदलना, यानी सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए 91 नंबर प्रश्न की ओर। रक्त में पाए जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए प्लेटलेट, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन डी आरबीसी। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि जो रक्त में पाए जाने वाला कौन सा घटक है जो शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो वो है दोस्तों ऑप्शन डी आरबीसी। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आरबीसी ही रक्त में पाए जाने वाला वो घटक है जो शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। अब चलिए दोस्तों 92 नंबर प्रश्न की ओर। अधस्य निर्यात का अर्थ होता है ऑप्शन ए सेवाओं का निर्यात, ऑप्शन बी प्रतिबंधित सामान का निर्यात, ऑप्शन सी अलिखित सामान का निर्यात, ऑप्शन डी तस्करी से सामान का निर्यात। तो अधस्य निर्यात का अर्थ इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन ए सेवाओं का निर्यात, यानी ये आपका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते 93 नंबर प्रश्न की ओर। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ऑप्शन ए एकीकृत ग्रामीण विकास, ऑप्शन बी ग्रामीण साक्षरता विकास, ऑप्शन सी ग्रामीण रेलवे, ऑप्शन डी ग्रामीण लोगों के लिए उन्नत संचार लीग। तो दोस्तों जो छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी उनमें से वो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो वो है दोस्तों ऑप्शन ए एकीकृत ग्रामीण विकास। ठीक है दोस्तों, यानी ये आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 94 नंबर प्रश्न की ओर। प्रच्छन्न बेरोजगारी
का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए, लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं। ऑप्शन बी, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन सी, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ऑप्शन डी, श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। तो दोस्तों 94 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी के समानांतर अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, यानी आपका सी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 95 नंबर प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1960। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया है। तो वह है दोस्तों 1949। ठीक है दोस्तों, यानी ए आपका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं 96 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों 96 नंबर प्रश्न से आपको गणित के प्रश्न अब मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपको टोटल 5 हैं गणित के प्रश्न। तो दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने घर पर ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेट नंबर 4 में। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से मेरे इस चैनल से जुड़ जाइएगा और हम बारी बारी से सभी सेटों को करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेट में। धन्यवाद, जय हिंद।